Good morning, students. So now we will today study about damped oscillations. अच्छा, हमने टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा, 3 मार्क का इंपॉर्टेंट थ्योरी था. उसके बाद सिंपल पेंडुलम और उसके बेस दो न्यूमेरिकल्स, दो प्रॉब्लम सॉल्व किए. ओके, अभी लास्ट थियरी यहां पे हम कंसीडर करेंगे. उसके बाद जो एक थियरी है वो सिंपल एक्सप्लेनेशन का है, तो वो आपको समझा दिया जाएगा. ओके, तो ये लास्ट थियरी ऑफ अवर चैप्टर नंबर 14. अच्छा, ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने देखा कि जिसमें वो जो ऑसिलेशंस रहते हैं तो वो कांस्टेंट रहते हैं. कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं. कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं. उसमें एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है कि मिडिल पोजीशन से यहां तक जाता है, वहां से यहां तक, यहां तक, ये कांस्टेंट कंटिन्यूस रहता है. ओके, बट अगर किसी ऑसिलेशन में अगर एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ टाइम, अगर वो जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है तो देन इट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस. मतलब कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के छोड़ दो तो वो कंटिन्यूस नहीं रहेंगे, वो धीमे 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 ये ऑसिलेशंस कम होते जाएंगे, है ना. तो वो जो ऑसिलेशन रहते हैं, when amplitude of oscillations decreases with time, then it is called damped oscillations. ओके, और इसमें यहां पे एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक ऑफ मास m यहां पे हमने अटैच किया हुआ. ओके, और अगर हम उसको थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स देके ऐसे करके हम खींच देते तो ये पूरा ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा. ओके, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये ऑसिलेशंस कम होते जाएंगे. ओके, तो वो कम होने का रीजन कौन सा रहेगा? तो पहला तो रिस्टोरिंग फोर्स. हम इस साइड पे ऐसे, इस साइड पे अगर डाउनवर्ड इसे हम स्ट्रेच करते हैं तो अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स एक तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. तो नंबर वन ओके, तो नंबर 1 दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स. अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स जो रहता है वो तो हमने स्टडी किया हुआ है. F इज प्रोपोर्शनल टू x. डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा करोगे उतना फोर्स ज्यादा रहेगा, बट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ये लगेगा. तो F इज प्रोपोर्शनल टू -x. ओके, तो F इज इक्वल टू बीट से अगर प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं तो F इज इक्वल टू -kx. ओके, और वेयर k वो तो आपको मालूम है, दैट इज k. वो क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है. ओके, नंबर टू दूसरा, चलो समझो कि अगर आप किसी बाइक पे जा रहे हैं, है ना, तो अगर आप जितना स्पीड से जाओगे तो वो जो एयर मीडियम है वो आपको ज्यादा कान में ऐसे सुनाई देगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? धीरे जाओगे तो वो कान में आवाज, जो एयर का जो फ्लो रहता है वो धीरे रहता है ना. और दूसरा, अगर आप जितना स्पीड से जाओगे तो आपको एयर का फ्लो ज्यादा रहेगा, है ना. तो उसकी वजह से आपका स्पीड डिक्रीज होता है. तो वो ऐसे यहां भी होगा ना कि यहाँ पे ये एयर मीडियम है, तो एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी थोड़ा एक्सर्ट करेंगे फोर्स, और उसकी वजह से ऑसिलेशंस डैम्प्ड होंगे, वेलोसिटी कम होगी,
तो एक और नया फोर्स यहां पे हम ऐड करेंगे, दैट इज डैम्पिंग फोर्स। क्या कौन सा फोर्स ऐड करेंगे? डैम्पिंग फोर्स। तो दैट इज डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स दैट इज एफ डी। ओके, हाँ, और चलो इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स तो एफ आर बोल दें। ओके, तो डैम्पिंग फोर्स जितना वो वेलोसिटी को अपोज करता है, जितना वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उतना वो फोर्स ज्यादा रहेगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू V, और वो वेलोसिटी को अपोज करता है तो माइनस आएगा ना। ओके, तो वापस यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं, है ना, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो वापस एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा आएगा? तो ये कौन सा फोर्स है? डैम्पिंग फोर्स है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो एक लिखेंगे तो वो लिखेंगे B। तो डैम्पिंग फोर्स BV हो गया, माइनस BV। ओके, वेर व्हाट इज B? तो वेर B is called damping constant। क्लियर? ओके, तो ये दो फोर्स का हम यहां पे करेंगे एडिशन। ओके, सो नेट फोर्स F is given by restoring force plus damping force FD। क्लियर? ओके, अब यहां से रिस्टोरिंग फोर्स तो है हमारे पास, दैट इज माइनस ऑफ kx। डैम्पिंग फोर्स है हमारे पास माइनस BV, और यहां पे जो ये नेट फोर्स है ना, वो न्यूटन्स लॉ रखेंगे। तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? तो हमें किसका इक्वेशन लाना है? दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स यहां पे आने चाहिए। ओके, तो x ये वेलोसिटी है, वो तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होगा। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी दैट इज पोजीशन का डिफरेंशिएशन। तो एक्सेलरेशन पोजीशन का 2 टाइम्स अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे? m मास को ऐसे ही रखते हैं, एक्सेलरेशन दैट इज 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, d dt ऑफ x। तो d dt का हमने स्क्वायर कर लिया तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन वाला टर्म आ गया। ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx इज माइनस d, और वेलोसिटी दैट इज dx by dt। क्लियर? ओके, तो यहां से होगा ये कि यहां पे 2 बार डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट टर्म हम सब ये इस वन साइड हम ये पूरा कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे क्या होगा? तो m d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। ओके, ये आगे आ जाएगा, तो प्लस b dx बाय dt। ओके, और प्लस kx दैट इज इक्वल टू 0 बनेगा। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन वाला। ओके, इसमें फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही सिंगल रखते हैं, तो हम क्या करेंगे? m के साथ डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो m के साथ डिवाइड करेंगे तो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस b बाय m dx by dt, okay, plus k by m into x, that is equal to 0. Okay, so this is the first solution of our question, that is differential equation of
डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, तो लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस। क्लियर? समझ में आया आपको? ओके, तो ये हो गया हमारा इसका। और इसका अगर हमें सॉल्यूशन देना है, ओके, तो द सॉल्यूशन ऑफ इट, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है। तो फॉर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के लिए एक्स पोजीशन का इक्वेशन क्या है, वो फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था ना। पोजीशन एक्स इज इक्वल टू गिवन बाय ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। जो हमारा इक्वेशन है वही। ओके, बट यहां पे समझिए कि ये जो एम्पलीट्यूड है ना, तो वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ए है उसकी जगह पे हम क्या लेंगे? ए डैश। ओके, और वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2πf नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन, तो वो भी चेंज होंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस में। समझ में आ रहा है ना? तो ऑसिलेशन भी चेंज होगी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी चेंज होगा, तो वो ओमेगा डैश होगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, वेयर ये जो एम्पलीट्यूड है, ओके, ये जो एम्पलीट्यूड है ए डैश, दैट इज इक्वल टू गिवन बाय ओरिजिनल एम्पलीट्यूड दैट इज ए, और यहाँ पे जो ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। तो ए इनटू एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल ऑफ એટલે e रेज़ टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस और माइनस बीटी बाय ट्वाइस है। देखा, ये इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा, ये इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन आपको आएगा तभी लास्ट इलस्ट्रेशन 4 मार्क का आप सॉल्व कर पाओगे। एम्पलीट्यूड जो है ना डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो ए डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ए इनटू एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, तो ई रेज़ टू माइनस बीटी बाय ट्वाइस एम, वेयर बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, और इसका अगर आपको यूनिट आपको चाहिए, तो यूनिट क्या बनेगा? तो वैल्यू बी को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, तो फोर्स बाय वेलोसिटी, और फोर्स का यूनिट न्यूटन पर वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? न्यूटन इनटू सेकेंड पर मीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट। क्लियर? और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो वो भी चेंज हो रहा है, तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज गिवन बाय ओरिजिनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम, तो हमने प्रूव किया ही हुआ है रूट में, रूट ऑफ के बाय एम। ओके, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, तो दैट इज माइनस। ओके, और किस इक्वेशन के साथ होगा? तो यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? b बाय ट्वाइस m, तो b बाय ट्वाइस m होल स्क्वायर, इसके हिसाब से ये होगा।
ये याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? ओके। तो अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का अगर आपको ग्राफ समझना है तो आप कैसे दिखा सकते हो ग्राफ, तो वो समझिए। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑसिलेशंस कम हो रहा है, अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता तो उसका वेवफॉर्म कंटिन्यूअस एक ही फॉर्म में आता, बट यहाँ पे ऑसिलेशंस धीमे 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 कम हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो कैसे आएगा? धीरे 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 ये वेवफॉर्म कम करेंगे और बाद में स्टॉप। ओके, तो इसका अगर वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना है तो ऐसे देखो, ऐसे कर सकते हो ना। ओके, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसको अगर हमें दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो कर्व में। क्लियर? और ये जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो वो किस इक्वेशन के हिसाब से हो रहा है? a डैश इज इक्वल टू a। अच्छा, ये पॉइंट ओरिजिन o, a डैश इज इक्वल टू a इंटू e रेज़ टू माइनस bt बाय y7। क्लियर? समझ में आया? ऐसे नीचे अगर दिखाना हो तो ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग मोड पे, तो थोड़ा ऐसे आएगा, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलो, तो यहां तक का पोर्शन आपको करना है डैम्प्ड ऑसिलेशन में 4 मार्क्स के लिए। क्लियर? ओके, और एक नोट समझा देता हूं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 वो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, तो दैट इज नोट total internal energy for damped oscillation. Okay, तो total energy that is mechanical energy. Okay, तो total energy का इक्वेशन हमने कितना डिराइव किया हुआ है? E is equal to total energy, हमने देखा ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन, तो उसमें हमने कितना आंसर लाया था? तो एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 के a स्क्वायर, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, k भी कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। बट डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, तो वो किस इक्वेशन से डिक्रीज होगा? ओके, तो फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन ये टोटल एनर्जी E की जगह पे हम दिखाएंगे E डैश। E डैश इज इक्वल टू हाफ, K तो कांस्टेंट है बट एक्सल एम्पलीट्यूड A डैश स्क्वायर लिखेंगे हम। ओके, चलो, तो अभी A डैश का इक्वेशन हम रखते हैं, तो 1/2 K A डैश एम्पलीट्यूड दैट इज A इंटू E रेज़ टू माइनस BT बाय y7 होल स्क्वायर। A डैश स्क्वायर है ना। ओके, तो यहां पे क्या होगा? E डैश इज इक्वल टू 1/2 K। अच्छा, बोथ टर्म्स का स्क्वायर करेंगे हम, तो 1/2 K A स्क्वायर। ओके, और ये जो एक्सपोनेंशियल है उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में है, तो वो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसल हो जाएगा, तो E रेज़ टू कितना आएगा? माइनस BT बाय M आएगा। क्लियर? और ये जो है तो वो तो अपना ओरिजिनल टोटल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी है ना, तो E डैश इज इक्वल टू E इंटू E रेज़ टू माइनस BT बाय M। ओके, सो ये एनर्जी आपका जो डैम्प्ड ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता, तो ये इक्वेशन के बेस चेंज होता है। अच्छा, इसमें फर्क क्या है? तो सेम ही है,
एम्पलीट्यूड ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, टोटल एनर्जी ओरिजिनल टोटल एनर्जी, e raised to minus bt by twice m, e raised to minus bt by not twice m, दो नहीं है m। क्लियर? ये नोट आपको लास्ट इलस्ट्रेशन 10 में आपको काम आएगा। क्लियर? कर पाओगे इतना? अच्छा, तो इतना टॉपिक आप अच्छे से कीजिएगा, आपको एग्जाम में ये 4 मार्क्स में आ सकता है। ओके, क्लियर? थैंक यू वेरी मच।